हेलो एवरीवन, सेटोफैक्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉनकॉल भी हो गया था। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड साथ में जो कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स रहे हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्टली इस कंपनी हम लोग यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो फर्स्ट एक बार बात कर लेते हैं डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारे रेवेन्यू को लगभग 27 से 30% के आसपास में ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो सेटोफैक्स की मैनेजमेंट यहाँ पे एडजस्टेड EBITDA मार्जिन को ज्यादा प्रीफर करती है। तो उसके पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस था कि हम लोग हमारे एडजस्टेड EBITDA मार्जिन को लगभग 100 से 120 बेसिस पॉइंट के आसपास में इंप्रूव करने का टारगेट कर रहे हैं। FY 26 का इनका एडजस्टेड EBITDA मार्जिन था लगभग 3.80% के आसपास में, मतलब वही लगभग 5% के आसपास में इनका एडजस्टेड EBITDA मार्जिन यहाँ पे टारगेट करने का प्लान था FY 27 के पर्सपेक्टिव से। बात करें कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY 27 के अंदर हम लोग यहाँ पे लगभग 180 से 190 करोड़ रुपीस के आसपास का कैपेक्स करने का प्लान कर रहे हैं। यदि बात करूं पिन कोड नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से, तो FY 26 कंप्लीट होने के बाद में इनका टोटल रीच था लगभग 15,500 पिन कोड के आसपास में। मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY 27 के एंड तक हमारा टोटल नेटवर्क बन जाएगा लगभग 17,000 आसपास के पिन कोड का। तो ये हमने एक बार गाइडेंस को डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब एक बार देखते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट की डिलीवरी किस तरह से हुई है एंड साथ में उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो गाइडेंस दिया गया था उसको इन लोगों ने अचीव किया है फिर ओवर अचीव किया है। तो इसके लिए जो कंपनी तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार उसको मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं ताकि हम लोग एक बार बेटर वे में अच्छे से इसको करने की कोशिश करें, गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी के बारे में। तो फर्स्ट स्लाइड में लोगों ने अपने नेटवर्क की ही बात करी है, लाइक इनका जो करंटली पिन कोड रीच हो गया लगभग 16,372 पिन कोड तक ये लोग पहुंच गए हैं। मतलब क्वार्टर वन के अंदर लगभग 700 से ज्यादा इनका पिन कोड यहाँ पे ऐड किया गया है। आपको तो पता ही है ये कंपनी लाइक आपका लाइक 3PL लॉजिस्टिक कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, लाइक जो भी लास्ट माइल डिलीवरीज है उस वाला काम करती है। एंड देन इस कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल है, एक आपका एक्सप्रेस डिलीवरी वाला, सेकंड आपका हाइपर लोकल वाला। एंड इनका जो लाइक इन लोगों ने अपना मार्केट शेयर के बारे में यहाँ पे अच्छे से चर्चा करी है। इनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली लास्ट के 4 साल से यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपने देखा होगा जो पुराने वाले लाइक जो प्लेयर्स हैं, लाइक आपके ब्लू डार्ट है, DHL एक्सप्रेस है, लाइक उनका उनसे लोग ये लोग मार्केट शेयर यहाँ पे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लाइक जो ट्रेडिशनल प्लेयर है वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं, जिसके कारण उनका यू से मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। एंड जो Zerofex टाइप की जो कंपनी है, डिलीवरी टाइप की जो कंपनी है, उनका मार्केट शेयर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो इन लोगों ने दिखाया भी है कि इनका मार्केट शेयर 8% से बढ़ के 28-30% के आसपास पहुंच गया है। लाइक करंटली लाइक आपके क्वार्टर वन FY 27 तक की बात कर रहा हूँ। ये इनके दो बिजनेस वर्टिकल हैं जिनकी मैंने बात करी, एक्सप्रेस डिलीवरी और हाइपर लोकल वाले वर्टिकल के बारे में। और इनके दूसरे भी और वर्टिकल्स हैं जो अदर लॉजिस्टिक सर्विसेज के अंदर आते हैं, लाइक क्रिटिकल लॉजिस्टिक सर्विसेज, यहाँ पे यू कैन से फ्रेजर आइटम्स की डिलीवरी होती है। डार्क स्टोर ऑपरेशन यहाँ पे लाइक इसके अंदर आ जाता है। एंड बात करें इनके बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका लाइक इनका कहना है कि लास्ट के 5 क्वार्टर से हम कंसिस्टेंटली 60% प्लस से ज्यादा रेट से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हाइपर लोकल वर्टिकल के अंदर हमारा 53% से रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ किया है। एंड हमारा जो एक्सप्रेस वर्टिकल है उसके अंदर लगभग 87% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन आपका एक्सप्रेस वाले वर्टिकल से यहाँ पे आ रहा है। एक बार इनका वॉल्यूम ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। जो इनका एक्सप्रेस ऑर्डर्स है यहाँ पे वाई ऑन वाई वॉल्यूम के रूप में 95% से ग्रोथ किया है। क्यून के बेसिस पे 7.5% से ग्रोथ किया है। हाइपर लोकल ऑर्डर्स इनके वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 47% से ग्रोथ किया है। क्यून के बेसिस पे 16% से ग्रोथ किया है। टोटल ऑर्डर फ्लो इनका वाई ऑन वाई लगभग 83% से ग्रोथ किया है। क्यून के बेसिस पे 9% से ग्रोथ किया है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू की बात हमने वैसे ऑलरेडी कर ली है सेगमेंट वाइज। टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। वाई एन वाई यहाँ पे लगभग 65% से ग्रोथ किया है। क्यून के बेसिस पे लगभग यहाँ पे 10% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 7 टाइम्स से ज्यादा हो गया है। 8 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर वन के अंदर, इसमें प्रॉफिट है 65 करोड़ रुपीस के आसपास का। एंड क्यून के बेसिस पे इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 17% से ग्रोथ किया है। बात करें एडजस्टेड EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका करंटली जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन लगभग 4.9% के आसपास में है। इनका जो गाइडेंस है वही लाइक 5% के आसपास था, उसके आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब एक बार जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, एक बार उनको मैं यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल पैरामीटर की बात करें। आई थिंक ये एडजस्टेड EBITDA मार्जिन इसके बाद हमने वैसे ऑलरेडी कर ली है। एंड पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनका पैट मार्जिन भी अच्छा खासा है, लगभग 4.8% के आसपास पहुंच चुका है। मार्जिन एक्सपेंशन इनका वाई यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई पड़ा है। इन लोगों ने अपना बैलेंस शीट भी लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक इनका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो टोटल कैश बैलेंस हो गया कंपनी का लगभग 1537 करोड़ रुपए के आसपास का। इनमें से जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास के इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट साइड में दिखाई पड़ रहा है। मतलब इनका कुछ लिक्विड फंड के अंदर पैसा पड़ा होगा, म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा होगा, या फिर आपका कह सकते हो किसी को लोन दिया होगा, तो डेफिनेटली वहां से इनको अदर इनकम जनरेट होती है। 7-8% का भी माने तो लगभग 70 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका 1100 करोड़ से यहाँ पे अदर इनकम जनरेट हो सकता है।
अब बाकी उस दूसरी स्लाइड से बात करूं जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लाइक दिखाई पड़ रहे हैं। कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। 180-190 करोड़ रुपीस का कैपेक्स का प्लान था। 60 करोड़ रुपीस का कैपेक्स इन लोगों ने क्वार्टर 1 के अंदर ही कर दिया है। तो मतलब इनका देखो ना, कैपेक्स का जो प्लान था उसके एड चल रहे हैं और इनका कहना भी जो जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है अभी, उससे पहले हमें बड़ा कैपेक्स करना पड़ता है, बड़ी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्रंट लोडिंग कर दी हमारे कैपेक्स की। ठीक है, जो इनका गाइडेंस है 180-190 करोड़ रुपीस के कैपेक्स का शायद अचीव कर लेंगे FY 27 के अंदर। फटाफट कोई दूसरी स्लाइड से उनको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश कर देता हूँ। इनके जो ग्रोथ वर्टिकल्स है उनकी बात कर लेते हैं। तो इनका जो ग्रोथ वर्टिकल सबसे पहला आता है क्विक कॉमर्स वाला, आपका डार्क स्टोर ऑपरेशन वाला। सेकंड साथ में इनका जो आता है लाइक आपका अपने पिन कोड्स को ज्यादा ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से, और इनका एक प्राइम डिलीवरी लाइक स्टार्टअप 360 वाला वर्टिकल भी आता है जिसके अंदर लोग D2C और MSME लाइक SME कंपनीज को हेल्प करते हैं पैन इंडिया डिलीवरी करने के पर्सपेक्टिव से। एक इनका प्राइम लार्ज वाला वर्टिकल भी है जिसके अंदर इनका टारगेट था लाइक FY 27 में 10,000 पिन कोड्स तक पहुंचने का। एक बार इनका जो ग्रोथ वर्टिकल है उनकी थोड़ी एक बार डेटा ले लेते हैं, किस तरह अपडेट आया क्वार्टर 1 के अंदर। तो इनका जो क्विक कॉमर्स का वर्टिकल है इसके अंदर डार्क स्टोर की बात हो रही है। करंटली लाइक मतलब FY 26 कंप्लीट होने के बाद 15 डार्क स्टोर थे, अभी बढ़ के क्वार्टर 1 के अंदर 47 हो गए। 100 डार्क स्टोर का इनका टारगेट था, उसको ऑलरेडी पहले अचीव कर लिया है। मतलब भाई मेरे को लग रहा है कि क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 इनका जो गाइडेंस था 100 डार्क स्टोर अचीव करने का, वो शायद अचीव कर लेंगे। क्वार्टर 1 के अंदर आप ऑलरेडी 47 पे पहुंच चुके हो। बात करो आपके नेटवर्क कवरेज के पर्सपेक्टिव से, तो वो तो हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले स्लाइड के अंदर ही। इनका लगभग 16,372 पिन कोड तक लोग पहुंच गए हैं। हर महीने लगभग 200-250 पिन कोड ये लोग ऐड करते हुए जा रहे हैं। बात करें इनके प्राइम और शटरफैक्स 360 के बारे में, तो प्राइम मतलब लाइक किसी सिटी के अंदर सेम डे डिलीवरी करना, दूसरे सिटी में लाइक यू कैन से नेक्स्ट डे डिलीवरी करना। और आपका जो लाइक काफी सारे ऐसे D2C कंपनी है जो कैटेगरी के अंदर काम करती है, कुछ फैशन वाली कैटेगरी के अंदर काम करता है, कुछ ब्यूटी वाली कैटेगरी के अंदर काम करता है। उनके कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उनका टारगेट रहता है कि मैं उनको लगभग 2 घंटे के अंदर डिलीवरी कर दूं। तो वो वाला भी इसके अंदर आता है। तो लाइक यू कैन से इसके अंदर इनका जो प्लेटफॉर्म है सर्टिफाइड 360 वाला, उसके यहाँ पे लाइक अच्छा खासा यहाँ पे लाइक अपना बिजनेस ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। 12% का मार्केट शेयर इनका बन गया है और वाई एन वाई रेवेन्यू के अंदर 170% से इनकी ग्रोथ हो रही है और 120 सिटीज में लोगों ने यहाँ पे रीच कर लिया है। अच्छी बात है इस वाले वर्टिकल को लेके भी। प्राइम वाला वर्टिकल जहाँ पे लोग बड़े लार्ज शिपमेंट को डिलीवर करते हैं, लाइक जहाँ पे यू कैन से एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बड़े बड़े जो लार्ज शिपमेंट जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर 170% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई। और इसके अंदर इन लोगों ने जो पिन कोड्स ऐड कर लिए हैं क्वार्टर 1 के अंदर लगभग 4000 पिन कोड ऐड कर लिए हैं। क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर लगभग 6000 पिन कोड्स थे, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे एडिशन कर लिया है। और जो इनका FY 27 का जो टारगेट था उसको रिवाइज कर दिया है 12000 पिन कोड्स का, राइट। अब साथ में लोगों ने कुछ कुछ एआई वाला कहानी भी इन लोगों ने बताया है। भाई ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी जो लगाने लगाओ, हमें तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी चाहिए, आपके बढ़ते हुए इंक्रीज इबिटा मार्जिन चाहिए, आपके प्रॉफिट के अंदर अच्छे खासी ग्रोथ चाहिए। ठीक है जी, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्लाइड यहाँ पे कर ली है। ये एक बार थोड़ा देख लेते हैं इनका एडजस्टेड इबिटा मार्जिन क्या होता है। तो नॉर्मल इबिटा बनता है, उसमें से यदि हम लोग ईसॉप्स की कॉस्ट घटा दें और जो रेंट जा रहा है इनका वेयरहाउसेस का sorting सेंटर उसको घटा दें, तो इनका एडजस्टेड इबिटा मार्जिन बनता है। तो ये कहानी होगी एडजस्टेड इबिटा मार्जिन डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से। कुछ और एक और दो स्लाइड्स हैं, ये वाली स्लाइड्स और देख लेते हैं। बिकॉज़ मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो लाइक डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं ना, लाइक आपके क्वार्टर 4 के अंदर, तो आई वाज़ थिंकिंग इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बढ़ जाएगा। तो लास्ट ईयर इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था लगभग 17.7% के आसपास का। क्वार्टर 4 FY 26 में 18.70% के आसपास का था, वो भी इंक्रीज होकर 18.8% ही हुआ। मतलब क्यू बेसिस में मात्र 10 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब इनका ऐसे कोई बड़ा ज्यादा झटका नहीं लगा है डीजल कॉस्ट के यहाँ पे बढ़ने के पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक यही मैक्सिमम स्लाइड्स हैं जो हमने कवर करने की कोशिश करी है, राइट। आई थिंक हमने सारा सब कुछ मैक्स में कवर कर लिया है। यस, तो मतलब यदि नंबर को थोड़ा समराइज करें यार, तो इनका जो भी गाइडेंस था ना FY 27 के पर्सपेक्टिव से, हर एक पैरामीटर पे इन लोगों ने अपना गाइडेंस यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। धंधे ग्रोथ रेट लाइक मोर देन 60% के आसपास में। पिन कोड्स अच्छे से लोग लाइक 700 पिन को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। डार्क स्टोर एडिशन के अंदर ऑलरेडी लाइक क्वार्टर 1 के अंदर लोग टोटल काउंट 47 तक पहुंच चुका है। कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से फ्रंट लोडिंग कर दिए इन लोगों ने, क्वार्टर 1 के अंदर 60 करोड़ का कैपेक्स कर दिया। तो जो भी इनका गाइडेंस था वो यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में जो इनका एडजस्टेड इबिटा मार्जिन था वो भी लाइक 4.9% अचीव कर लिया क्वार्टर 1 के अंदर ही। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब जो भी इनके गाइडेंसेस दिए गए थे वो सारे यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में लाइक जो इनके ग्रोथ वर्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे अपकमिंग ईयर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर होगी। बिकॉज जब आपका एक्सप्रेस डिलीवरी का जब आप 19,000 पिन कोड तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आगे जाके कैसे ग्रोथ करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आप ज्यादा पिन कोड जनरेट नहीं कर सकते, बट आपका जो दूसरे ग्रोथ वर्टिकल्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक क्यू कॉमर्स वाला वर्टिकल है, डार्क स्टोर आपका है, हाइपर लोकल वाले के अंदर आपका D2C और लाइक सर्टिफाइड 360 वाला अच्छे से सपोर्ट करेंगे यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से। बढ़िया बात है। अब एक बार इनके जो कौन-कौन के हाइलाइट्स है ना, मेजर मेजर उनको एक बार फटाफट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट का वही कहना था, लाइक ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर लाइक हम लोग पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली मोर देन 60% की रेवेन्यू ग्रोथ की डिलीवरी कर रहे हैं। पिन कोड्स की बात उन्होंने करी है, वो तो ऐसे हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है। एंड इनका कहना है कि हम लोग जो हमारे लाइक इनसे पूछा गया कि यार आपका यार मार्केट शेयर कैसे बढ़ रहा है? तो इन्होंने साफ-साफ बताया कि लाइक जो पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, उनसे हम लोग मार्केट शेयर छीन रहे हैं।
तो इनका कहना है कि 2 नेशनलाइज्ड प्लेयर हैं, एक डिलीवरी मान लो, ये वाले मान लो, जो लोग यू कैन से मार्केट से पुराने ट्रेडिशनल ओल्ड प्लेयर से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खासा छीना भी है। और बिकॉज़ इनका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि लाइक यू कैन से एक बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लोग दिखा पाते हैं, लोअर कॉस्ट के अंदर बेटर डिलीवरी दे पाते हैं अपने क्लाइंट को। तो इसकी वजह से इनका लाइक आपका यू कैन से मार्केट से यहाँ पे गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कहना था। अब बात कर लेते हैं इनके जो ग्रोथ वर्टिकल्स उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो इनका लाइक प्राइम डिलीवरी है या फिर आपका स्टोरफैक्स 360 वाला वर्टिकल उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइम के अंदर इनका कहना है कि हमारा क्वार्टर 4 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ होता है 2.5x वाई ऑन वाई। क्वार्टर 1 एफए 27 के अंदर हमारा वाला रेवेन्यू 2.7 टाइम्स वाई ऑन वाई ग्रोथ हुआ है। मतलब 2.5 टाइम्स से 2.7 टाइम्स हो गया है और 400 प्लस D2C स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड भी कर लिया है। स्टोरफैक्स 360 की बात करूं, जहां पे बहुत सारे एसएमईज जो होती है जिनके प्रोडक्ट्स को लोग डिलीवर करते हैं पैन इंडिया, तो इनका कहना है लाइक हमने 1200 प्लस लाइक एसएमईज को यहाँ पे ऑनबोर्ड कर लिया है और लाइक अराउंड अराउंड यू कैन से शुरुआत के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही तो अच्छी खासी यू कैन से यहाँ पे इनका जो ग्रोथ वर्टिकल है उसके अंदर यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहा है। आगे जाके ये वाला जो ग्रोथ वर्टिकल है बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। साथ में लाइक इनका कहना है कि लाइक इनका जो ठीक है, वैसे हमने बात कर ली है इनका जो लार्ज प्राइम लार्ज वाला वर्टिकल है जिसके अंदर ये लोग बड़े से लार्ज साइज के शिपमेंट डिलीवर करते हैं, उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर 170% की ग्रोथ रेट है और पिन कोड जो टारगेट इन लोगों ने अचीव करना था FY 27 के अंदर उसको क्वार्टर 1 के अंदर अचीव कर लिया, ऑल्दो गाइडेंस को रिवाइज कर दिया है। अब बात करते हैं क्यों कमर्शियल वर्टिकल की, यहाँ पे क्यों 17% से ग्रोथ दिखाई पड़ी है। डार्क स्टोरी हमने बात करी 15 से बढ़ा के 47 कर दिया क्वार्टर 1 के अंदर, वो भी एक अच्छी बात है। अब देखो यार क्यों कॉमर्स में यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी। मतलब पहली चीज क्या होगी, जो हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, वहां पे हमें बहुत सारी कैटेगरी ऑफ आइटम्स मिलते हैं, राइट। सारी कैटेगरी मिल जाती है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यू कैन से ब्यूटी वाला सेगमेंट, आपका फैशन वाला सेगमेंट, अपैरल, सारा सेगमेंट मिल जाता है वहां पे। बट कुछ कुछ ऐसी भी यू कैन से सेगमेंट स्पेसिफिक बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो लाइक ब्यूटी वाले सेगमेंट में काम कर रही है, कस्टमर्स को डिलीवरी चाहिए घंटे के अंदर, या फिर फैशन सेगमेंट में काम कर रही है, कस्टमर्स को डिलीवरी चाहिए 2 घंटे के अंदर। तो वो वाला वर्टिकल भी इनका अच्छा, वो वाला सेगमेंट भी अच्छा खासा काम कर रहा है, उसको बोलते हैं क्यू कॉमर्स वर्टिकल। और जो स्विगी इंस्टामार्ट है उसको बोलते हैं क्यू कॉमर्स हॉरिजॉन्टल वाला। तो क्यू कॉमर्स हॉरिजॉन्टल के अंदर तो अच्छी खासी ग्रोथ ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, बिकॉज़ आप देखो यार जो क्यू कॉमर्स की इंडस्ट्री है वो लगभग 30-40% के आसपास में खुद से ही उसका मार्केट साइज ग्रो कर रहा है, राइट। एंड अभी जैसे इनकी मैनेजमेंट ने बताया स्टोरफैक्स की कि 12% उनका जो ऑपरेशन अभी आउटसोर्स कर रखा है उन लोगों ने, डार्क स्टोर ऑपरेशन प्लस लास्ट माइल डिलीवरी। तो उनका कहना है कि जो बाकी का लाइक आउटसोर्सिंग होना बाकी है नेक्स्ट 5-7 साल के अंदर, वो बढ़ के 12% से 50% तक जाना है। तो आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी एंड साथ में उसका आपका यू कैन से थोड़ा अच्छा यू कैन से वॉल्यूम और मिलेगा इनको, 12% से बढ़ के 50% तक जाएगा। इसका मतलब क्यू कॉमर्स वाले वर्टिकल के अंदर इनके पास बहुत बड़ा स्कोप है हॉरिजॉन्टल वाले वर्टिकल के अंदर, और वर्टिकल वाले वर्टिकल क्यू कॉमर्स है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बिकॉज उसके अंदर देखो ना बहुत सारे स्टार्टअप जो 1 घंटे 2 घंटे में डिलीवरी करने का प्लान कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को कमिट कर रहे हैं, तो वाले यहाँ पे आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये मैंने बात करी क्यू कॉमर्स वाले वर्टिकल के पर्सपेक्टिव से, दोनों सेगमेंट कवर करिए, वर्टिकल क्यू कॉमर्स और भी और हॉरिजॉन्टल क्यू कॉमर्स भी। अब बात करते हैं इनका नेक्स्ट पॉइंट अच्छा था मेरे को, जो सबसे अच्छा लगा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाला। इनका जो लाइक काफी सारे आइटम जो यू कैन से डैमेज हो जाते हैं, खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, उसकी एक बड़ी कॉस्ट इनको बियर करनी पड़ती थी। लास्ट क्वार्टर 1 FY 26 के अंदर इनकी कॉस्ट थी 7.9% के आसपास में। क्वार्टर 4 FY 26 इनको इसको इंप्रूव करके कितना कर दिया था, 6.1% के आसपास में। और अभी कितना कर दिया है क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर 5.5% के आसपास, मतलब वाई ऑन वाई लगभग 2% से भी ज्यादा इन लोगों ने अपना कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया है। और गाइडेंस में इनका अच्छा खासा है, इनका कहना है कि लाइक FY 27 के मतलब नेक्स्ट कुछ सालों के 2-3 साल के अंदर हम लोग इसको और इंप्रूव करके 3.5 से 4% तक लाना चाहते हैं। और यही रीजन है कि लास्ट 1 साल में इन्होंने जो अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया उसके बेसिस पे इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, राइट। अब बात करते हैं इनका लाइक कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से। इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे जो भी नया कैपेक्स करते हैं उसका 77% पार्ट ऑटोमेशन वाले पार्ट में जाता है। मतलब यहाँ पे एक तो मैनुअल ऑपरेशन होता है इनके लाइक वेयर हाउसेस के अंदर, इनके लाइक सॉर्टिंग सेंटर्स में ये अपने ऑपरेशन को ऑटोमेट करना चाहते हैं। मतलब 77% ऑफ टोटल कैपेक्स ऑटोमेशन पे जा रहा है, मतलब इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंक्रीज होगी उसके बेसिस पे। जब ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंक्रीज होगी तो आपके EBITDA मार्जिन एक्सपांड करेंगे, बहुत अच्छी बात है। एंड साथ में इन लोगों ने अमेज़न का जो दूसरा सेगमेंट है, आई थिंक अमेज़न नाउ को तो पहले इन लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिया था, आई थिंक क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर ही। अभी जो अमेज़न का जो एक्सप्रेस वाला वर्टिकल है उसको भी इन लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिया है। तो अमेज़न इनके टॉप 10 क्लाइंट की लिस्ट के अंदर अभी आने स्टार्ट हो गया है। अब देखो हुआ क्या है, इन लोगों ने अपना गाइडेंस भी अपग्रेड कर दिया है। भाई आपने अमेज़न को ऑनबोर्ड कर लिया, अमेज़न एक्सप्रेस को ऑनबोर्ड कर लिया, तो आपका फिर तो धंधा बढ़ेगा। धंधा बढ़ेगा तो आपने फिर अपना गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। अभी गाइडेंस बढ़ा के कितना कर दिया FY 27 का? 38 से 40% के रेवेन्यू ग्रोथ का यहाँ पे गाइडेंस कर दिया इन लोगों ने FY 27 के पर्सपेक्टिव से। हाँ, जो इनका एडजस्टेड EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस था उसको अनचेंज रखा है। जो पहले इनका जो गाइडेंस था वही सेम गाइडेंस इन लोगों ने FY 27 के लिए रखा है, वही 100 से 120 बेसिस पॉइंट के आसपास में इंप्रूवमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। हाँ, FY 28 का भी 100 से 120 100 से 120 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंप्रूवमेंट का था, और FY 29 का लगभग 200 बेसिस पॉइंट के आसपास का इनका
एडजस्टेड एबिटा मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट करने का टारगेट था। तो अब देखो यार, लाइक नॉर्मली लाइक यदि मैं एडजस्टेड एबिटा मार्जिन को थोड़ा एनालाइज करूं एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो लाइक इनका जब FY 26 के अंदर जब इनका एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 3.8% था, तो नॉर्मल इनका एबिटा मार्जिन लगभग 5% के आसपास में था। इस साल ये जो टारगेट कर रहे हैं 5% का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन, मतलब इनका नॉर्मल एबिटा मार्जिन बनेगा 6.5 से 7% के आसपास का। FY 28 का मतलब जैसे-जैसे यहाँ पे ग्रो करेगा उधर से हम लोग उसको थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं। पर ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्ट जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, हम लोग अपने कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से इसको जनरलाइज जो हमने किया उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। अब यार डायरेक्टली इस कंपनी का थोड़ा एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे एक मेजर रिस्क नजर आती है। इनका जो टॉप 5 क्लाइंट्स है वहां पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है लगभग 60 से 70% के आसपास में। तो दिस इज अ मेजर रिस्क। तो यार आप देखो यार, नॉर्मली ये वाले रिस्क कभी वैसे आने नहीं चाहिए कंपनी के ऊपर, बट खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए, पता नहीं ना। ऑल्दो ये रिस्क नहीं आने चाहिए, इसके पीछे भी लॉजिक है। यार जो इनका टॉप 5 प्लेयर्स हैं, उनके पास वॉल्यूम इतना है कि वो सिंगल शॉट के अंदर किसी दूसरे प्लेयर पर सेफ्टी साइड नहीं कर सकते। दूसरे के पास इतनी बड़ी कैपेबिलिटी भी नहीं होगी। तभी तो इन लोगों ने बात करी ना कि हम 2 बड़े नेशनलाइज्ड प्लेयर हैं। बिल्कुल सही बात करी इन लोगों ने। तो ऑल्दो ये रिस्क मेरे को उतना ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं लग रहा, बट हाँ, जिस दिन ये घटेगा ये वाला रिस्क, उस दिन का बड़ा लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू इनका छीना जा सकता है। टॉप 5 प्लेयर में से कोई एक भी चला गया तो एक मेजर रिस्क है, पर ठीक है, अभी ऐसा कोई बड़ी इस वाले रिस्क के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना नहीं चाहिए। जब आएगा एक बार तब देखेंगे, बट हाँ, एक रिस्क तो है यार, ये बात तो सही है। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो कंपनी का करंटली मार्केट कैप कितना है, 14,200 करोड़ रुपए के आसपास में। FY 26 का रेवेन्यू कितना था, लगभग 4100 करोड़ रुपए के आसपास में। गाइडेंस कितना बढ़ा दिया इन लोगों ने 38 से 40% के आसपास का। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो जाएगा FY 27 का, लगभग 5700 करोड़ रुपए के आसपास का। एबिटा मार्जिन कितना बन सकता है, लगभग वही 6.5 से 7% के आसपास में। तो इनका एब्सोल्यूट एबिटा कितना बन जाएगा, लगभग आई थिंक इनका बनेगा 370-380 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा बन जाएगा। इनकी अदर इनकम कितनी आएगी भाई, इनको तो 1100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, 7% 8% भी ये लोग यदि बनाए उससे पैसा, तो 70-80 करोड़ तो वहां से आ जाएगा। और कुछ इनका एसेट जो लिक्विडेट होता है वहां से आएगा, तो मैं भी 90 करोड़ 100 करोड़ के आसपास इनका अदर इनकम बन सकता है FY 27 का। तो टोटल इनका इनकम कितना हो गया, लाइक एब्सोल्यूट एबिटा बना था आई थिंक 380 करोड़ रुपए के आसपास का। इसको जोड़ो तो टोटल इनकम इनका उनका जाएगा 470 करोड़ से 480 करोड़ रुपए के आसपास का। अब इसमें से हम लोग कॉस्ट घटाएंगे, आपका फाइनेंस कॉस्ट, मतलब जो इनका लीज लायबिलिटीज है उसका जो लीज एक्सपेंस जाता है, एनुअली लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है FY 27 के अंदर। डेप्रिसिएशन की कॉस्ट लगभग इनकी में भी अराउंड 140-150 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। तो ओवरऑल यदि मैं इसको घटाता हूं तो इनका जो पीबीटी बनता है लगभग वही 280, 290, 300 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है। मतलब प्लस माइनस 300 करोड़ में आप प्लस माइनस 15-20 कर दो। तो अभी तो इनका एसेस कोई टैक्स जाना नहीं है, लाइक इनका जो FY 26 में टैक्स नहीं गया, FY 27 में टैक्स क्यों नहीं जाना, उसके पीछे एक थोड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने थोड़ा यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करी है। यार अपना जो इंडियन जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको एक यू कैन से एक प्रोविजन होता है कि लाइक आपने जो भी लॉसेस बुक करे हैं ना, उतने जब आप प्रॉफिट बुक कर दोगे उसके बाद में आपका टैक्सेशन स्टार्ट होगा। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होराइजन मिलता है, आई थिंक कुछ 5 इयर्स का 6 इयर्स के आसपास का होता है। तो आप देखो ना यार, सेडोफैक्स ने लाइक लास्ट के 7-8 साल के अंदर जब लॉस मेकिंग थी, लगभग 650-700 करोड़ रुपए के आसपास का इन लोगों ने लॉस बुक किया था। एंड इनका जो FY 25 का पैट था लगभग यू कैन से 8-10 करोड़ रुपए के आसपास का। FY 26 का पैट था आई थिंक 120 करोड़ रुपए के आसपास का। आई थिंक हाँ, इनका लाइक जो पैट था आई थिंक कितना था FY 26 का पीबीटी था 120 करोड़ रुपीस का, राइट। तो दोनों मिला के 120 करोड़ रुपीस था FY 25 और FY 26 दोनों मिला के। FY 27 का पीबीटी हमने कितना निकाला, लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का। FY 28 का पीबीटी कितना बन सकता है, लगभग 400 सवा 400 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब जो इनका थ्रेशोल्ड था ना 700 करोड़ रुपए के आसपास का, वो शायद अचीव कर लेंगे ये लोग, यूटिलाइज कर लेंगे FY 27 और FY 28 के अंदर। तो मे बी FY 28 के एंड से या फिर मे बी FY 29 ऑनवर्ड्स इनको शायद टैक्स बियर करना पड़ सकता है, टैक्सेशन शायद देना पड़ सकता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग FY 27 को देखें, तो इनका जो पीबीटी है लगभग 290-300 करोड़ रुपए के आसपास का, कंप्लीट लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो सकता है, पैट में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलो जी, आपने 300 करोड़ रुपए के आसपास का पैट किया, आपकी मार्केट कैप लगभग 14,200 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो आपका फॉरवर्ड पी कितना बनेगा, तो फॉरवर्ड पी आपका बनेगा वही लगभग आई थिंक 47-48 के आसपास में। धंधे ग्रोथ रेट कितनी है, 40% के आसपास में, तो आपका फॉरवर्ड पैक बनेगा वही आपका 1.2 से 1.3 के आसपास में। फॉरवर्ड पी 48 है, धंधे ग्रोथ रेट 38-40% से डिवाइड करता हूं 1.2 1.3 का आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो बनता है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो यार 40% की बिजनेस ग्रोथ रेट, 1.2 1.3 का फॉरवर्ड पैक रेशियो, ऐसे उतनी एक्सपेंसिव डील मेरे को नजर नहीं आती है। हाँ, फेयर काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड यहाँ पे करती हुई नजर आती है। बिकॉज आज से 2-3 महीने पहले जब स्टॉक्स गिरे हुए थे, उस टाइम पे हम लोग ये चाहते थे कि हमें ऐसी कंपनी मिले इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो 0.7 0.8 के आसपास हो, बट अब वहां से तो काफी सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भाग गए हैं। तो अभी हमें एक के नीचे फॉरवर्ड पैक रेशियो मिलना कभी कभार किसी किसी कंपनी मिल जाता है, बट बहुत डिफिकल्ट है। तो ठीक है, 1.2 का फॉरवर्ड पैक रेशियो ऐसे इसको एक्सपेंसिव मेरे को उतना नजर नहीं आता है करंट मार्केट सिचुएशन को यहाँ पे देखते हुए, और जिस तरह से धंधा यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ नजर आता है। देखो जिस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये अपने क्यू कॉमर्स वाला वर्टिकल को ग्रो करा रही है, एंड साथ में जो इनका लाइक
प्राइम और आपका सर्डोफैक्स 360 है एंड साथ में लोगों ने नया क्लाइंट जो ऐड किया अमेज़न वाला, उसको देखते हुए लग रहा है कि कंपनी में भी अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी लगभग 30% के आसपास का धंधा ग्रोथ कर सकती है नेक्स्ट 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यार एक ऐसी कंपनी जो नेक्स्ट 2-3 साल तक अपना धंधा लगभग 30% के आसपास में ग्रोथ करा सकती है। करंटली उसका स्टॉक यहाँ पे लगभग FY27 के फॉरवर्ड पैक के पर्सपेक्टिव से 1.2 1.3 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ओवरऑल एक फेयर काइंड ऑफ वैल्यूएशन मेरे को यहाँ पे नजर आती है। बट हाँ, ये चीज आप ध्यान रखना, मे बी इनका जो पैट बनेगा FY27 का लगभग 300 करोड़ रुपीज का, FY28 का जो भी पैट बनेगा मे बी 30-40% की ग्रोथ लेते हैं 425 करोड़ रुपीज के आसपास का। बट FY29 के अंदर ऑल्दो इनके EBITDA मार्जिन इंप्रूव होंगे तभी इनके पैट में ग्रोथ आएगी, अदरवाइज FY29 में पैट में डी ग्रोथ भी आ सकती है बिकॉज इनको वहां पे 25% का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि लाइक यार FY29 में यदि इनका EBITDA मार्जिन का जो इंप्रूवमेंट का जो गाइडेंस है 200 बेसिस पॉइंट के आसपास का, यदि वो हुआ तो मे बी पैट की ग्रोथ रेट थोड़ी बहुत कम हो सकती है, मे बी से लगभग आई डोंट नो नंबर कितना रहेगा, बट हाँ इतनी ग्रोथ रेट नहीं होगी जो FY27 से FY28 के अंदर होगी। बट यदि EBITDA मार्जिन आपके इंप्रूव नहीं करे FY29 के अंदर तो फिर आपका पैट टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में कंसिडर करके चलना। हाँ, FY28 के फर्स्ट हाफ तक कोई ऐसा कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा। मे बी सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स सेशन जा सकता है। मे बी FY29 से स्टार्ट हो जाए, वो एग्जैक्ट इनके जो नंबर होंगे वही बताएं, तब वहां से पता लगेगा। बट यहाँ पे मैंने आपको लमसम अप्रोक्सीमेटली चीजें बताने की कोशिश करी है। तो ठीक है, लाइक धंधा अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, अभी 40% से ग्रोथ कर रहा है, अगले साल में भी 30-35% से ग्रोथ करे, मे बी उसके अगले साल अगेन 30% के आसपास ग्रोथ करे, और मे बी FY29 ऑनवर्ड्स इनकी धंधे की ग्रोथ रेट में भी अराउंड 25-30% के आसपास में बन सकती है। बिकॉज जो डिलीवरी है वो भी एक टाइम पे लगभग वही 30% के आसपास ग्रोथ करता था, अभी उसकी भी ग्रोथ रेट डाउन हो गई है 25% के आसपास में। जब आपका बेस बड़ा बन जाता है तो आपका फिर धंधे की ग्रोथ रेट डाउन आ जाती है, तो वाला फैक्टर यहाँ पे भी हो सकता है। बट हाँ, एज ऑन डेट अभी FY27 के प्रॉफिटेबल पर्सपेक्टिव से फॉरवर्ड पैक रेशियो 1.2 का, हाँ FY28 में चले जाओगे तो आपका पैट बनेगा लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का, बिकॉज आपका 100 बेसिस पॉइंट का EBITDA मार्जिन का इंप्रूवमेंट होगा, राइट। और आपने इन लोगों ने जो टारगेट लिया है कि हमारा जो डैमेज वाला कोस्ट है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, वहां से कुछ सपोर्ट मिला तो मे बी इनका पैट की ग्रोथ रेट धंधे की ग्रोथ रेट से ज्यादा हो सकती है। लेट्स से इनका धंधे का ग्रोथ रेट 30% के आसपास में, तो पैट की ग्रोथ रेट में भी 35% के आसपास हो सकती है। तो उसके बेसिस पे मे बी 425 करोड़ रुपीज का पैट इनका FY28 का बन सकता है। बट हाँ, FY28 का पैट आप देख लो लाइक कितना बनेगा, 425 करोड़ रुपीज है और इनका मार्केट कैप 14,200 करोड़ रुपीज के आसपास का है, तो वही आपका फॉरवर्ड पी कितना बनेगा, आई थिंक 14,000 करोड़ रुपीज में यदि मैं 400 करोड़ का डिवाइड करता हूँ तो नॉर्मली आई थिंक वही 35 और आई थिंक 35 के आसपास यहाँ पे लगभग 35 के आसपास में इनका मे बी यहाँ पे लगभग वही 33 34 35 इसी के प्लस माइनस 2-3% बना लो, वैसे मतलब 2-3 और माइनस कर लो, उसी के आसपास इनका फॉरवर्ड पी रेशियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट हाँ मतलब उसमें आप जाओगे मे बी यहाँ से भी स्टॉक की स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग हो जाए तो मे बी FY28 के पर्सपेक्टिव से आपको इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आना स्टार्ट हो सकता है। बट हाँ, एज ऑन डेट जो इनका धंधे का ग्रोथ रेट FY27 का उसके बेसिस पे एसेट्स को इतनी एक्सपेंसिव डील मेरे को नजर नहीं आती है। हाँ, ये बिल्कुल श्योर है कि इनका जो गाइडेंस है EBITDA मार्जिन को इंप्रूव करने का वो होते रहना चाहिए। यदि वो नहीं हुआ तो फिर मार्केट इनको पनिशमेंट भी दे सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यदि वो नहीं होगा तो फिर आपका पैट का ग्रोथ रेट उतना अच्छा डिलीवर नहीं होगा FY28 के अंदर। तो जो मार्जिन का इंप्रूवमेंट का ट्रैजेक्टरी है ना, वो कंसिस्टेंटली इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए। जो इन लोगों ने गाइडेंस दिया है, अच्छी-अच्छी बातें करी है, वो फिर ग्राउंड में दिखाई भी देना चाहिए। यदि वो चीजें ग्राउंड में नहीं दिखाई देगी, EBITDA मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे, तो जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना, वो सारी फेल हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि जो मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ ना, वो कंडीशनल है। ऐसा कुछ नहीं कि आज मैंने कैलकुलेशन कर दी तो स्टैटिक रहेंगी वो हमेशा जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं है। धंधे को परफॉर्म करना पड़ेगा। कंपनी को 30% धंधे 30-40% की बिजनेस की ग्रोथ रेट डिलीवर करनी पड़ेगी FY27 के अंदर। FY28 में अगेन लाइक 30% का बिजनेस ग्रोथ डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी हमने कैलकुलेशन करी है वो सारी यहाँ पे फेल होती हुई नजर आएगी, राइट। ज्यादा आगे की बात हम लोग करेंगे नहीं, FY29 ऑनवर्ड्स की बात हम करेंगे नहीं, बिकॉज एक बार FY28 को देख लेते हैं ना, बिकॉज FY29 के अंदर तो इनको वैसे भी लाइक इनका जो टैक्स जाना मे बी तो जो स्टार्ट हो जाएगा, जो थॉट प्रोसेस जो लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करी उसके बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ। बट एक बार FY28 तक की बात करते हैं, उसके बाद एक बार देखेंगे। मतलब मैं नॉर्मली इस तरह से बात करता हूँ कि लाइक मे बी अगला बुल मार्केट में भी यू कैन से नेक्स्ट 1-1.5-2 साल के अंदर आ सकता है, 2.5 साल के अंदर आ सकता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से मैंने आपको यहाँ पे यू कैन से सेट ऑफ एक्स का यू कैन से कैलकुलेशन करके आपको बताने की कोशिश करी है वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक ये जस्ट मैंने ओवरऑल एक सेट ऑफ एक्स के अराउंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।